Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 12 supplementary book Vistas, chapter number 3. The name of the chapter Journey to the End of the Earth. In last lecture I have explained the summary and I started the lesson. Page number 18 I have completed. In page number 19 only last paragraph is left. So let's start. Page number 19, last paragraph. For a sun worshipping South India like myself, 2 weeks in place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for a circulatory and metabolic function but also for the imagination. फॉर द सन वर्शिपिंग साउथ, तो साउथ इंडियन लोग क्या करते हैं, सन को वर्शिप करते हैं, यानी सूर्य की पूजा करते हैं. लाइक माई सेल्फ, जैसे मेरे जैसे. 2 वीक्स इन अ प्लेस वेन 90% ऑफ अर्थ टोटली आइस वॉल्यूम. तो 2 वीक्स इन अ प्लेस, 2 वीक जहाँ पर 90% जो अर्थ है वहाँ पर टोटली आइस थी. स्टोर इन अ चिली प्रोस्पेक्ट, तो वो एकदम स्टोर कैसे होती है, चिली यानी इतनी ठंड होती है कि कोई भी इंसान वहाँ फंक्शन नहीं कर सकता, मेटाबॉलिक फंक्शन, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो. इट इज़ लाइक अ वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल. आप जैसे वहाँ चल रहे हो तो आपको लग रहा है कि कोई एक जाइंट पिंग पोंग बॉल का है. बॉल क्यों कहाँ है, क्योंकि ये जो आइस की सीटें थी वो इतनी बड़ी थी, एक बॉल की तरह, उसका कोई सेफ फिक्स नहीं था. और जाइंट इसलिए कहा क्योंकि उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी थी. तो इट्स लाइक वॉकिंग इनटू, हम जैसे चल रहे, कहाँ पर चले, अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, कोई बहुत ही बड़े जाइंट पिंग पोंग बॉल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चल रहे. यानी ये जो चलना था किस पे चलना था, आइस पर चलना था, बर्फ़ पर चलना था. डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग. तो ये ऐसी जगह थी वहाँ पर ह्यूमन मार्कर यानी इंसान के कोई निशान नहीं थे. नो ट्रीज़, वहाँ कोई ट्रीज़ नहीं थी. बिलबोर्ड, बिल्डिंग, वहाँ कोई बड़ी या छोटी कोई इमारतें नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी. यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर. यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, कोई काम नहीं है. इन शॉर्ट ये जगह ऐसी थी कि जहाँ पर मैंने बोला कि वहाँ पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने नाइट होती है. तो वहाँ पर कोई टाइम है ही नहीं. जैसे यहाँ पर हम क्या है, नाइट और दिन हमें पता क्यों चलता है, क्यों दिन होती है, नाइट होती है, दोपहर होती है. लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं. तो जहाँ पर दिन नहीं होता है, नाइट नहीं होती है, दोपहर नहीं होती है, तो वहाँ पर टाइम के बारे में किसी को पता नहीं है और टाइम जोन वहाँ पर चलता नहीं है. द विजुअल स्केल ranks from a microscopic to the mighty midgets and mites to blue whales and iceberg as big as countries. तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे ब्लू व्हेल है, तो ब्लू व्हेल बहुत ही बड़ी एक ममल्स है जो इतने बड़े, उससे भी बड़े आइसबर्ग वहाँ पर है. बहुत सारे आइसबर्ग तो इतने बड़े हैं कि वी कैन से लाइक अ कंट्री से भी बड़े, यानी कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है उससे भी बड़े आइसबर्ग वहाँ पर है. और आगे दिया कि द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम. एक लार्जेस्ट जो आइसबर्ग था उसको मेज़रमेंट किया गया, तो उसकी जो साइज़ थी वो बेल्जियम कंट्री से भी बड़ी थी. बेल्जियम में जितना एरिया है उससे भी बड़ा ये आइसबर्ग था. डेज गो ऑन एंड ऑन इन सूरल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट. दिन बीतते गए 24 घंटे यहाँ पर समर लाइट थी. क्योंकि बोला कि ये लोग जब भी गए होंगे तब क्या होगा, दिन के टाइम पर गए होंगे,
वहाँ पर अंधेरा होता ही नहीं है, तो आपको उस टाइम पर कंटिन्यूसली समर लाइट दिखाई देगी, यानी 6 महीने तक आपको समर लाइट दिखाई देगी और 6 महीने आपको समर लाइट दिखाई देगी नहीं, उस टाइम पर पूरा अंधेरा ही रहेगा। तो ये ऐसी जगह गए थे वहाँ 24 घंटे जैसा कोई था ही नहीं, वहाँ पर डेली यानी एवरी डे यू कैन सी द समर लाइट एंड एबिक्यूटियस साइलेंस। तो एकदम साइलेंस क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोला कि वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं था, वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एकदम साइलेंट था और यू कैन सी समर लाइट्स एवरी डे एनी टाइम, इंटरप्टेड ओनली बाय अ ओकेजनल एवेलेंच ऑफ काल्विंग आइस सीट। एकदम शांत था। कभी कभी ये शांति जो थी वो भंग होती थी, टूटती थी। वो कब? कि जब कोई एक आइस सीट है, बर्फ़ की कोई एक बड़ी पार्ट है, वो फिसल कर दूसरे के ऊपर गिरी, वो पीसीस में कन्वर्ट हो गई, तो उस टाइम पर ये जो गिरने का आवाज़ है आइस सीट को, कभी कभी वो आवाज़ वहाँ पर सुनाई देता था, बाकी आसपास में कोई भी नहीं था, कि जिसकी वजह से यू कांट सी एनीथिंग, आपको वहाँ पर किसी टाइप का आवाज़ सुनाई देगा नहीं। Consecrated creates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in a context of the Earth's geological history. And for humans, the prognosis isn't good. तो ये जगह ऐसी थी जहाँ पर अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल सकता था। और ह्यूमंस की बात करें तो उस टाइम पर तो वहाँ पर ह्यूमन थे ही नहीं, यानी वो ऐसा टाइम है कि जहाँ पर उस टाइम पर ये ह्यूमन बींग्स पॉसिबल नहीं था। आई टोल्ड यू कि भाई ह्यूमन बींग्स की शुरुआत 12,000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई, और ये जो बात है वो तो समझ लो 500 मिलियन ईयर्स या 650 मिलियन ईयर्स उस टाइम की बात की है, कि 12,000 जो ईयर्स से ह्यूमन बींग्स की शुरुआत हुई है, यानी वो उस टाइम पर थे नहीं। नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हुई? तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर द पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। तो ये ह्यूमन बींग से उनकी शुरुआत हुई 12,000 ईयर्स एगो। barely a few seconds on the geological clock। अगर ये जियोलॉजिकल क्लॉक के साथ कंपेयर करें तो फ्यू सेकंड गिनाएगा, क्योंकि जियोलॉजिकल क्लॉक तो कब की स्टार्ट हो गई, अर्थ तो कब का बन गया था, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स थे उनका टाइम ओनली 12,000 ईयर्स हुए थे। तो यानी ये जो पूरे जियोलॉजिकल क्लॉक के सामने देखने जाए तो इंसान का जो जन्म हुआ वो जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ओनली फ्यू सेकंड्स, नॉट अ मिनट, नॉट आवर्स, फ्यू सेकंड्स के समान था। क्वाइट अ रक्टस, itching our dominance over nature with our villages, towns, cities, मेगा सिटीज़। तो यहाँ पर हमने इतने कम टाइम यानी इतने लेट आने के बावजूद हमने ये अर्थ पर आकर जैसे अलग अलग हमने विलेज बना दिए, टाउन बना दिए, सिटी बना दी, मेगा सिटी बना दी। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated bunch of fossil fuel has now created a blanket of a carbon dioxide around the world। तो ये हमने थोड़े टाइम में आने के बाद भी हमने ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसका इतना यूज़ कर लिया है कि उसका जो स्टॉक था जैसे वो कंप्लीट होने आया है। दूसरा, ये सब यूज़ करने की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वर्ल्ड में वो जैसे बहुत ही बढ़ गया है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये जो बता रहे राइटर के हमें कि डेफिनेटली इसकी वजह से ये जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड का वो इंक्रीज़ होगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि
ये हीट की वजह से पानी क्या होता है, वहाँ पर जो ये आइसबर्ग है वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर वो कहाँ जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, और पानी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से वो स्लोली धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ रहा है। ओके, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट होली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। तो क्लाइमेट चेंज ये हमारे एनवायरमेंट में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिक में जो आइस शीट है क्या वो पूरे की पूरी मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड? विल इट बी अ एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? तो ये जो ओशियन की बात है, वेस्ट एंटार्क्टिक आइस, उसमें बहुत ज़्यादा है। क्या ये जो सीट है, आइस सीट, वो मेल्ट पूरी पूरी की हो जाएगी? यानी अभी जो मेल्ट हो रही है धीरे धीरे वो क्या पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड? विल इट बी द एंड ऑफ द world as we know it? Maybe not either. So either way, Antarctica is a crucial climate in the debate. तो सब लोग अभी जब भी कोई पॉइंट पर डिस्कस करना होता है तो ये जो डिबेट में ओके, तो एंटार्क्टिका के बारे में लोग बहुत ही डिस्कस करते हैं। मैंने बोला कि एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी ह्यूमन बींग्स कोई रहता नहीं है, वहाँ पर ज़मीन अभी भी अनटच्ड है। ओके, यानी उसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ है, वो पहले की तरह ही है। और इसकी डिबेट भी होती है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच इज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली पेरिस्टाइन in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. तो बहुत साल पहले की बात है कि कार्बन जो रिकॉर्ड्स थे वो लेयर ऑफ आइस, आइस के लेयर में से क्या करें, ट्रैप्ड लेकर छुपाने में आए। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, अगर हमको ये अर्थ के पास्ट के बारे में जानना है या प्रेजेंट के बारे में जानना है एंड फ्यूचर के बारे में जानना है, एंटार्क्टिका इज़ अ प्लेस टू गो। तो एंटार्क्टिका की भी जगह ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को जाना चाहिए। यानी वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानने को मिलेगा। ओके, तो बोले कि अगर आपको एंटार्क्टिका ओके फ्यूचर में आपको कहीं जाना है तो एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस, वो ऐसी जगह है वेयर प्लेस टू गो। ओके, तो वहाँ बहुत सारे प्लेस यानी बहुत ही बड़े राजमहल। ओके, चलो उसके बाद दिया है स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकल्स्की एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंटायर एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम with inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and a respect for our planet. तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो लोग ये आइस में खड़े थे, आइस के ऊपर खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये जो उनके आज शिप था सोकल्स की, उनका एम था टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। तो सोचा कि मैं हाई स्कूल स्टूडेंट कंप्लीट करने के बाद मैं इसी तरह से काम करूं टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये जो एंड ऑफ द वर्ल्ड जिसको एंटार्क्टिका कहा है, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पिरेशन एजुकेशन, और वहाँ के बच्चों को मैं इंस्पिरेशन एजुकेशन दूँ, अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प अस इन फॉरेस्ट एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लांट। तो अगर आप ये करते हो तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट कहीं पर भी सीख सकते हो। जैसे यहाँ पर बोला है कि कोई रिस्पेक्टेबल प्लेस है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तब उसको मिलकर
आपके मन के जो प्रॉब्लम उसको सोल्व कर सकते हो. Being an operation for 6 months now, hereby the Canadian Geoff Green, who got tired to curtain celebrities and retired rich cautiously skipper who could only give back in a limited way. With students of ICE, he offered a future generation. तो यहाँ पर जो बच्चे थे, जो लोग ये टीचर के साथ में आए थे, वो जो स्टूडेंट उसको क्या है, फ्यूचर जनरेशन, यानी उनको फ्यूचर जनरेशन कहा गया है. सिर्फ पॉलिसी मेकर और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इज एन एज विथ देयरफॉर रेडी टू ऑब्जर्व. तो वहाँ ऐसी जगह थी कि लाइफ चेंज होती थी. जो आज के जो बच्चे हैं वो पॉलिसी मेकर हो गए कल के लिए. तो आज हमने उनको ये सब चीज़ बता दी, तो जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में भी याद रहे. कभी ऐसी भी जगह है जो हमने देखी हुई है, एंटार्क्टिका नाम की जगह, जहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है. ओके. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. तो जो रीज़न था, तो प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल, ये जो प्रोग्राम था सक्सेसफुल रहा, उसका रीज़न ये था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड टू बी अफेक्टेड बाई इट. आप साउथ पोल के कोई भी साइड जा सकते हो. इट्स each for to be lies about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. तो आप लोग अपने घर में एक पर्टिकुलर लिटोरल से और लॉन्गिट्यूड में बैठे हो, आप एकदम कंफर्ट जोन में हो, बट व्हेन यू कैन विजिबल सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस सेवर कोलैप्सिंग, जब आप देखोगे कि जो बर्फ़ के पीसेस है वो नीचे गिर रहे हैं और ये बड़ा जो आइसबर्ग है उससे भी बड़ा, यानी ये जो ग्लेशियर वो क्या होते हैं, अभी मेल्टिंग हो रहे हैं. मेल्टिंग होकर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, यानी वो नीचे कहाँ गिर रहे हैं, समुद्र में गिर रहे हैं. तो समुद्र का लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा. यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियली. तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ जो आइसबर्ग है वो मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे वो टूट रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं. एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम. तो एंटार्क्टिका की बात की है कि एंटार्क्टिका उसके सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग कि वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होती है. चेंजेस कहाँ होगी, वेयर द पीपल्स आर लिविंग देयर यू कैन फील द चेंज. यहाँ पर तो कोई ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं होता है. तो एंटार्क्टिका एक सिंपल इकोसिस्टम है और लैक ऑफ डाइवर्सिटी है. is the perfect place to study how little changes in the environment can have been a repercussion. तो यहाँ पर आपको जो चेंज हो वो देख सकते हो, बाकी दूसरी जगह आपको चेंज देख नहीं सकते हो. टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those gases of sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. तो वहाँ पर एक प्लांट है फाइटोप्लैंकटन. तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन का जो रेशियो जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ये जो एक फाइटोप्लैंकटन एक माइक्रोस्कोपिक, जो हम देख नहीं सकते ऐसे ग्रास है, वो ग्रास क्या कर रहे हैं, सी के अंदर है, तो उसके डिपेंडेंट बहुत सारे एनिमल है. तो ये फाइटोप्लैंकटन अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहे और वो एलिमिनेट हो गए, तो उसके डिपेंडेंट जितने भी छोटे मोटे जो लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है या कीटक है, जो भी है, तो वो भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा. जैसे ये
फाइटोप्लैंक्टन जैसे डिसअपियर हो जाएंगे। इस तरह से उसके डिपेंडेंट जितने भी छोटे मोटे जो इंसेक्ट है, एनिमल्स है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दिस सिंगल कोल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, ये एक ऐसा सिंगल प्लांट है कि जो सन की एनर्जी को डायरेक्टली लेता है टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ। तो एक ऐसा एक प्लांट है कि जो समुद्र के अंदर है और वो डायरेक्ट सनलाइट लेकर क्या करता है, कार्बन और सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है। जनरली वहाँ पर एक भी प्लांट नहीं है, लेकिन एक ऐसा ये प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन के जो वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन वो भी अभी डे बाय डे ये जो कार्बन का रेशियो बढ़ रहा है, तो उसकी भी संख्या यानी ये जो प्लांट है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, तो उसकी बात की है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि प्रोसेस कॉल्ड फाइटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जो ओजोन का लेयर है उसको ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी है उसको भी ये क्या हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है, विच इज़ टर्न विल इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मेराइन एनिमल्स। तो उसके इफ़ेक्ट ओनली ये जो प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन को नहीं, लेकिन दूसरे जो मेरीन एनिमल्स है, बर्ड्स है वहाँ पर वो रीजन में। ओके, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। ये जो फाइटोप्लैंक्टन है तो उसको अभी एग्जिस्टेंस के लिए जिसे फाइट करनी पड़ती है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी जो कार्बन है उसका रेशियो बढ़ रहा है, कि जिसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ऐसा जो छोटे प्लांट है, ग्रास है, कि जो सी में रहते हैं उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो हमें ऑलवेज जो स्मॉल थिंग्स है और ये जो बिग थिंग्स है उन सबका इक्वली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो स्मॉल है तो उसको भी बनाने वाले हम नहीं, और जो बिग है तो उसको भी हमने नहीं बनाया। तो एवरीथिंग इज़ मेड बाय द गॉड। वी केम हियर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें ये जो एनवायरनमेंट है उसको कुछ नुकसान नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यही पर्पज़ से हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें हमारे आसपास कौन कौन सी चेंजेस हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसके बारे में जानना है। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे बताया कि ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या, तो डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो एंटार्क्टिका और दूसरे जहाँ पर भी ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग डे बाय डे मेल्ट हो रहे हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो पानी वो कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। तो ये सब अगर पानी धीरे धीरे सी की ओर जब बढ़ेगा तो ये जो सी लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि इन दैट कंडीशन ह्यूमंस आर नॉट एबल टू लिव ऑन दिस अर्थ। पानी की जो सपाटी है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि जितनी भी ज़मीन है जहाँ पर इंसान बिल्डिंग बनाकर रहते हैं वो पूरी पानी के अंदर चली जाएगी, और पानी के अंदर एक बार चली गई तो इन दैट कंडीशन द ह्यूमंस आर अनेबल टू लिव। पानी के अंदर वो रह सकता नहीं है, क्योंकि उसको ब्रीथिंग वो पानी के अंदर ले सकता नहीं। जैसे अगर मछली है तो मछली कैन लिव इन द वाटर बिकॉज दे हैव ऑर्गन्स, सो दैट इन द वाटर में से वो क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। लेकिन हम ऑक्सीजन वाटर में से ले सकते हैं नहीं, तो जिसकी वजह से ये जो राइटर है वो बता रहे हैं कि भाई ये जो जगह है, ये जो एंटार्क्टिका, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यानी उसका रेशो बढ़ने की वजह से
बहुत सारे छोटे मोटे जो प्लांट है सी के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इसकी इफ़ेक्ट दूसरे भी जो मैरीन एनिमल्स है, प्लांट है, इन सबको हो रही है। क्योंकि एक अगर प्लांट को कुछ हुआ, अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो बाकी जितने भी प्लांट है उसको उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगी ही। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये जो सेकंड पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको कराया, तो फर्स्ट पॉइंट था हमने पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में, कि ह्यूमन बहुत ही कम ईयर से यानी ओनली 12,000 ईयर्स पहले वो अर्थ पर आया, लेकिन उसने पूरे अर्थ की काया क्या कर दी, पलट कर दी। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज कुछ न कुछ न्यू करता रहता है। वो अपनी ऐशो आरामी के लिए न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट वो सब बनाता रहता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ जो पहले थी उससे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो गई है। अभी ह्यूमंस ये एंटार्क्टिका पर नहीं है, कि जिसकी वजह से वो पूरी जो एंटार्क्टिका है वो अनटच्ड है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। वहाँ पर अगर आप कुछ भी डिग करोगे तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ मिलती जाएगी। अपने यहाँ पर अर्थ को आप डिग करोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे टाइम उसको ऑलरेडी डिगिंग हो गई है, कि अगर अंदर कुछ होता तो ऑलरेडी किसी ने ले लिया होगा। लेकिन ये एंटार्क्टिका ऐसी है जहाँ पर किसी ने अभी तक इस तरह से डिगिंग नहीं की है और कोई चीज़ वहाँ से निकाल कर ले गया नहीं है। जनरली वहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ ओनली आइसबर्ग है। तो आइसबर्ग भी डे बाय डे उनकी जो रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बढ़ रहा है, तो ये आइसबर्ग भी डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहाँ पर एकदम शांति है, वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जो आइसबर्ग है वो एक दूसरे को टकराने से वो जैसे नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिरने की वजह से अगर किसी और आइसबर्ग के ऊपर गिरा, तो ये जो जिसके ऊपर गिरा उसके भी थोड़े पीसेस हो जाएंगे, और जो गिरा उसके भी छोटे मोटे क्या हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे। यानी जो आइसबर्ग है उसका जो कद है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई रियल में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको किस तरह से रोका जाए। ओके, अभी ये ह्यूमन इम्पैक्ट भी हमने देख ली। अभी जो थर्ड है इसमें, तो उसके बारे में वॉक ऑन द ओशियन। वॉक ऑन द ओशियन में यहाँ पर बात की है कि ये जो चिल्ड्रन टीचर के साथ और एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर ये एंटार्क्टिका की विज़िट लेने आए थे। तो जब वो उन्होंने ये विज़िट कंप्लीट की, उसके बाद अभी जब वो वापस जा रहे थे, यानी फिर से वही वो शिप में बैठकर, ओके, सोकल्स्की नाम की जो शिप थी उसमें बैठकर जैसे वो वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी बीच में एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है। वो इतना बड़ा था कि उनका जो शिप है उनके सामने कुछ नहीं लग रहा था। तो वो जो राइटर है और जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा भी ये शिप उसको यहाँ पर रोको, और हर एक बच्चे को कहा कि आप क्या करो, ये आइसबर्ग के ऊपर जाओ और क्या करो, देखो क्या दिख रहा है। तो ये सब बच्चे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया लेने आए थे, कुछ जानने के लिए आए थे। तो जैसे ही टीचर ने ये कहा तो भागते हुए वो सब बच्चे वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो लोग जहाँ पर थे तो उसके नीचे, बहुत ही नीचे, यानी 180 मीटर की बात की है, तो 180 मीटर्स के नीचे वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी, कोई जीता था पानी के अंदर। वो भी कौन सा पानी? सॉल्ट वाटर के नीचे भी क्या कर रहा था, कोई ना कोई जिंदा रहता। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये देखा कि भाई 180 मीटर के नीचे भी कोई लाइफ पॉसिबल हो, और उसके ऊपर जो आइसबर्ग था उस पर लोग चले थे। तो इसलिए वॉक ऑन द ओशियन बोला था। ये ओशियन नहीं था, लेकिन ओशियन के ऊपर इतना बड़ा ये जो माउंटेन जैसा एक आइस था, उसके ऊपर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इसलिए यहाँ उसका टाइटल है वॉक ऑन द ओशियन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको करवाया फॉल इनटू प्लेस। ये जो वॉक ऑन द ओशियन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट कंप्लीट किए, एक ह्यूमन इम्पैक्ट और फर्स्ट था पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ये 2 चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी। आई होप आपको पता चला होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी,
जिसमें आपका होमवर्क होगा वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।